बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ जारी है। पहले दोनों मैचेस रावलपिंडी में खेले गए, पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। तीसरा मैच आज कराची में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है और अप्रॉक्सीमेटली 40+ पाकिस्तान रन कर चुके, एक विकेट के नुकसान पे फ़खर जमान जो हैं वो आउट हो चुके हैं। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज जो टीम 11 खिलाई जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या स्ट्रेटजी आगे होनी चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इरफान। और हमें कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक हैं। अब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, टॉस बड़ा वाइटल रहा। हमने देखा लाहौर के मैचेस के अंदर भी पहले बैटिंग करना ज़्यादा सूटेबल था। पिंडी में हमने देखा कि चेस करना ज़्यादा सूटेबल था क्योंकि ड्यू फैक्टर आ रहा था। कराची के हवाले से बताइए, एक तो पिच कैसा बिहेव कर रही है और सेकेंडली ये बताइए कि क्या ड्यू फैक्टर के चांसेस हैं आज? कराची के अंदर तो इतना, चूंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है तो यहाँ इतना ज्यादा ना ड्यू फैक्टर के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि कहा कि टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और जो आपके अभी तक बिल्कुल ही जो क्रीम स्टार्ट चल रहा था, जो आज भी लोग आस लगा के बैठे थे कि शायद आज ये चौथी सेंचुरी भी हो जाएगी, वो फखर जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। इस वक्त बाबर इमाम है दोनों, तो यकीनन। और पाकिस्तान जब भी होता है कि अर्ली विकेट गिरती है तो वो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हैं। और आपको अगर याद हो, हम जिस तरीके से कह रहे थे कि 2 मैच देखे उन्होंने T20 सीरीज बराबर की, उसके बाद अब वनडे है। आज अगर वो मैच जीत जाते हैं तो सीरीज में वापस आएंगे। 2 मैचेस पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी कोई बहुत ज्यादा हल्की टीम नहीं है। और वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, नेक टू नेक चल रहे हैं, पाकिस्तान का चल रहा था। अब आज देखना, चूंकि कराची के अंदर इस वक्त जो है वो इंतहाई गर्म मौसम है, तो पाकिस्तान कराची के अंदर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर होगा। यही वजह है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर जो है वो फील्डिंग का फैसला किया है कि पाकिस्तान को कम से कम, जबकि दूसरी तरफ बाबर आजम का कहना है कि हमारे लिए अगर 280 रन भी हम बनाने में कामयाब हो गए तो वो एक अच्छा वो होगा। बिल्कुल ठीक है। अबू बकर को भी सामने गुफ्तगू करते हैं। अबू बकर, हमने देखा कि कराची की विकेट है PSL के मैचेस के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है। कभी हमने इस पर ज़्यादा रन भी बनते देखे, कभी टीम्स को हमने बहुत लो टोटल पे भी आउट होते हुए देखा। ये पिंडी वाला हिसाब नहीं है कि रन ही रन होने हैं। और इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। और दूसरी चीज़, उनके माइंड ये भी थी कि पाकिस्तान चेज़ अच्छा कर रहा है और दोनों विक्ट्रीज़ पाकिस्तान ने चेज़ करते हुए ली। और न्यूजीलैंड ने भी सिमिलरली जो विक्ट्रीज़ ली, खासतौर पे पिंडी वाली जो सेकंड मैच की थी, वो चेज़ करके ही उन्होंने हासिल की। तो क्या लगता है, ये फैक्टर है या ड्यू फैक्टर है? और दूसरा ये है कि दोनों टीमों ने 3-3 चेंजिंग की। पाकिस्तान की टीम अगर चेंजिंग की बात की जाए, काफ़ी बात हो रही थी कि इफ्तिखार को चांस दिया जाएगा, बट इफ्तिखार को नहीं किया गया और अब्दुल्ला शफीक को फिर दोबारा चांस दिया गया। शहीन की वापसी हो चुकी है, हारिस रऊफ को रेस्ट किया गया, एहसानुल्लाह की जगह वसीम जूनियर भी आ गए और शादाब उसामा मीर की जगह आए। और पहले पिच का बताएं और दूसरा फिर ये चेंजिंग जो 3 की गई है इसके पीछे देखिए, पिच थोड़ा सा ट्रिकी विकेट लग रहा है। आगाज़ में भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, बॉल सीम हो रहा था। इसका मतलब कि विकेट के अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा नहीं है, बल्कि विकेट थोड़ा हार्ड बनाया गया। बारिश भी होती रही है 1-2 दिन पहले, पिछले 1-2 दिन पहले बारिश भी, उसका भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। मॉइस्चर उसकी वजह से ज़रूर आता है विकेट के ऊपर। तो यही देखते हुए फैसला किया होगा न्यूजीलैंड ने कि यहाँ पर हम पहले बॉलिंग करते हैं। हालांकि पिंडी के अंदर जो टीम टॉस जीत रही थी वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दे रही थी ताकि बड़े टोटल्स बन सकें। तो अब पाकिस्तान लेकिन उसमें वो चेज इजीली हो रहा था पिंडी में, तो मेरा ख्याल है उसकी स्ट्रीक को भी न्यूजीलैंड तोड़ना चाह रहा था, उसको भी तोड़ना चाह रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आज पाकिस्तान को टॉस हारने का मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। थोड़ी सी दोनों टीमों को फेवर ज़रूर करेंगे कंडीशन, लेकिन जिस तरह महमूद भाई बता रहे थे कि शाम में ड्यू फैक्टर हो सकता है, तो ड्यू फैक्टर के अंदर थोड़ी बॉलिंग मुश्किलात का शिकार हो सकती है। और खासकर जो लास्ट ओवर्स होंगे 40 ओवर्स के बाद आखिरी 10 ओवर्स करवाना, उसके अंदर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, खासकर बॉलर्स के ऊपर। तो वो चीज़ देखते हुए न्यूजीलैंड ने ये फैसला किया कि पहले हम बॉलिंग करते हैं ताकि हम अच्छे और कम टोटल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर सके। जिस तरह के मैच देख भी रहेंगे, 10 ओवर्स में 40 स्कोर है पाकिस्तान का। आगाज़ बहुत अच्छा नहीं था, पहले 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ने 2 रन बनाए थे और उसके बाद अब फ़खर को थोड़ा सा चांस मिला हाथ खोलने का, उन्होंने 1-2 चौके लगा के थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ किया। लेकिन बात वही है कि जब प्रेशर बिल्ट हो जाता है तो फिर उसको रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको रिलीज़ करते करते फ़खर जमान जो है वो वापस पवेलियन लौट चुके हैं। इस वक्त बाबर आजम और इमाम के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है और ये पार्टनरशिप मैं समझता हूँ कि बड़ी क्रूशल होगी इस सीरीज़ के अंदर। जहाँ तक चेंजिंग्स की बात है, हम सब सोच रहे थे कि इफ्तिखार अहमद स्क्वाड के अंदर होने चाहिए या उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन बात वही है
कि अब्दुल्ला शफीक को अपने लास्ट मैच खिलाया, चाहे वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाए लेकिन टीम जीती। और अब्दुल्ला की जो पोजीशन थी वो नंबर 4 पे थी और रिजवान नंबर 5 पर आए। तो अब हमने अब्दुल्ला को सिर्फ एक मैच खिला के रेस्ट दे देना था या ड्रॉप कर देना था, वो भी मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी हो जानी थी। अब हमारे पास यही मौका है, इसी सीरीज हमने अपनी टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए। हमने चेक करना है, ये कह रहा था कि अच्छी चेंजिंग है। जहाँ तक वसीम जूनियर की है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको मौका मिलना चाहिए। हमने एहसानुल्लाह को भी चांस दिया। एहसानुल्लाह में वनडे क्रिकेट के अंदर उस तरह नहीं दिखाई दिए जिस तरह उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। लेकिन आज की एक चेंजिंग जो उसामा मीर की चेंजिंग हुई है, उस पे मुझे बड़ा अफसोस है। मैं बिल्कुल इसको मैं ये कहूँगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको सिर्फ एक मैच मिला था, वो भी पिंडी के विकेट पे मिला था। यही मैं कहने लगा था कि उसामा मीर को और एहसानुल्लाह को, दोनों को उस कंडीशन के ऊपर मैचेस दिए गए जो सबसे मुश्किल तरीन बॉलिंग के लिए विकेट थी। हाँ। उस पर चांस दिया जो बड़ी बेहतर थी, उस पे दोनों को ले ऑफ कर दिया गया और फिर दोबारा आप अपने अब यही चीज सोचने वाली बात है कि अब आप दोस्तों की बात करना शुरू हो गए, फिर बात वही होती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। लेकिन नहीं, वो नजर बात ये है कि उसामा मीर को मैं समझता हूँ कि कम से कम एक मैच खिला के ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वो अभी मेरा ख्याल है मैम आलिया ने शायद हमें दोबारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से आप? होपफुली सब ठीक होगा जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अलहमदुलिल्लाह जी। मैम हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से। दो तीन चीज़ें आपसे हम जानना चाहेंगे। एक ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लड़कों को जब चांस दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में दिया जाता है, यंगस्टर की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा, जो ज़रा मुश्किल कंडीशन होती है। चाहे अफ़गानिस्तान की हमने बात की, उसमें साइम अयूब को देख लें, हारिस को देख लें, एहसानुल्लाह को देख लें। लड़कों ने हाल दो कि चलें बोर्ड की तरफ से था कि सीनियर को रेस्ट किया जाए। इधर भी हम देख रहे हैं कि पिंडी की कंडीशन जो थी वो बॉलिंग के लिए सूटेबल नहीं थी और आपने एहसानुल्लाह को, उसामा को चांस दिया। जैसे थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी बेहतर कंडीशन है, फिर आपने उनको बाहर बिठा दिया। तो ये यंगस्टर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है बाउंस बैक करना या अपनी परफॉर्मेंस को मार्क करना, फिर कोई एक आधा मैच 5 मैचेस के बाद मिलना। जी बिल्कुल, आपकी निशानदेही आपने बिल्कुल सही की है। मेरा ख्याल है खुशाइन बात भी है, प्रॉब्लम भी है कि हमारे पास प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। बॉलिंग में भी माशाल्लाह बड़े ऑप्शंस हैं हमारे पास और बैटिंग में भी आ गए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान वाली सीरीज़ तो मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड के जहन में क्या प्लान था और क्या सोच के उन्होंने वो सीरीज़ खिलाई थी, मगर उसके बाद साइम अयूब ने ये साबित किया है वो अच्छे प्लेयर हैं और एक आध उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। मगर देखें, ये एहसानुल्लाह जो है ना, ख़ास तौर पे आपने जैसे उनका नाम लिया, एहसानुल्लाह बेसिकली जिस लाइन और लेंथ पे काम कर रहे थे वो अपनी पीएसएल में, वो बड़ी फ्रूटफुल थी क्योंकि उसमें उनको विकेटें भी मिल रही थी जी। मगर यहाँ हमने पिछले मैच में देखा कि वो जो है ना, वो स्विंग की तरफ जा रहे थे, बार बार यॉर्कर की तरफ जा रहे थे अपने, मेरा ख्याल है दूसरे कलीग्स को देख के। नसीम शाह को जिस तरह से स्विंग मिल रही थी, या वल्लाह आलम उनके जहन में क्या आया, क्योंकि मेरी ये इत्तलात हैं कि उनको ये कहा गया था कि आपने उसी लेंथ के ऊपर काम करना है जो कि आप करते आए हैं, जो जिससे आपको बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन वो थोड़े से वेवर्ड हो गए। अब वो क्यों होते हैं, जब आप बिठा देते हैं प्लेयर्स को एक दो मैचेस के बाद, तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो दूसरे को फॉलो करने लगते हैं बजाय इसके, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना उनका। तो ये बात मैं इसलिए उनके लिए कह रही हूँ कि जो तजुर्बा नहीं है, वरना जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो तो फिर उसको पता होता है कि मेरी कामयाबी इस चीज़ के अंदर है, तो वो जहनी तौर पर इतना स्ट्रांग होता है कि वो अडेप्ट कर लेता है। मगर ये प्लेयर्स को जब आप एक आध मैच के बाद बाहर बिठा देते हैं तो वो बिल्कुल शेकी हो जाते हैं। ये सारे ही प्लेयर्स के साथ ये होगा, वो सब इंसान हैं और तजुर्बे से ही सीखते हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आप आहिस्ता आहिस्ता गेन करते जाते हैं चीज़ों को। तो कंसिस्टेंसी उसी वक्त आएगी जब आप चांसेस देंगे, और चांसेस देखने के बाद हमारा क्या हो रहा है कि हम बहुत जल्दी हाइपर होके, ज़रा सा पीएसएल में कोई अच्छा खेलता है, हम फौरन उसको चांस दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो अगर इंटरनेशनल में एक आध में फ्लॉप होता है फिर हम उसको बिठा देते हैं। अच्छा मैम, उसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैलेंट की बात करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा ये बात की जाती है जी टैलेंट नहीं आ रहा। अगर हमें लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं और ख़ुद सब मानते हैं, बाबर ने भी इसका इतराफ़ किया कि जी साइम अयूब बहुत बड़ा टैलेंट है, और सब ने कहना शुरू कर दिया पीसीबी हुकाम ने कि शायद बाबर के बाद और शायद अब्दुल्ला शफीक के बाद जो टेक्निकल साउंड बैट्समैन है वो साइम अयूब है, और उसने हर तरह की आपको शॉट्स या इनिंग्स बिल्ड भी करके दिखाई। एक दो फ्लॉप होने की वजह से आपने उसको ओडीआई में चांस नहीं दिया। फिर अगर आपने हारिस सुहेल को चांस दिया था, एक तरफ आप 6 ओपनर रख रहे हो, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं 2 ओपनर ही खेलेंगे, आपके 2-3 प्लेयर तो नीचे आके खेल रहे हैं। मिडल ऑर्डर हमने देखा T20 में सिर्फ इफ्तिखार थे, ओडीआई के अंदर हारिस सुहेल और सलमान अली आगा को दिया गया।
तीसरा नाम मैं सोच रहा था, तो अब मेरे माइंड में है सऊद शकील भी बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर सकते थे। और हम सबको याद है कि इंग्लैंड में बड़ी अच्छी खातर परफॉर्मेंस थी उनकी, और टेस्ट में तो हम सब जानते हैं कि परमानेंट मेंबर के तौर पे खेल रहे हैं। तो एक आपको लगता नहीं है कि ये चौथा या पांचवा छठे नंबर का स्लॉट है, जैसे रिजवान ने भी एक कंट्रोवर्सी खुद ही इनिशिएट कर दी कि मैं कंफर्टेबल 4 नंबर पे हूँ, लेट्स सपोज चले 4 ही उनको दे दिया जाता है, तो स्टिल हमारा वर्ल्ड कप में बहुत थोड़े मैचेस रह गए और पांचवा छठा स्लॉट हमारा अभी भी वेकेंट है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है रिजवान की जो इजहार उन्होंने किया है उसको कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए। उनकी 64-65 की एवरेज है चौथे नंबर पे ओडीआई में। वो बहुत शानदार प्लेयर हैं और वो सेटल्ड हैं, तो उनको अनसेटल्ड करने की क्या जरूरत है? एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और दूसरा ये कि चलें, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर कप्तान और मैनेजमेंट ये चाहती है कि शायद फिनिशर के तौर पे वो चाह रहे हैं कि जरा नीचे आके खेल लेंगे। मेरा ख्याल है आपको छठे नंबर पे इफ्तिखार अहमद बड़ा कंफर्टेबल नजर आते हैं और इफ्तिखार की अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, 250s भी हैं। और दूसरा ये है कि जब इफ्तिखार को जब आप ऊपर भेजते हैं ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है, स्पिनर्स को वो अच्छा नहीं खेलते, खासतौर पर लेग स्पिनर्स की वेरिएशन पिक करना उनके लिए मुश्किल होती है। तो इस लिहाज से आपके पास अगर आप चौथे पे रिजवान को रखें, छठे पे इफ्तिखार को रखें या पांचवें पे भी रख सकते हैं, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वो फिनिशर के तौर पे इफ्तिखार बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो बीच का जो आप अभी बात कर रहे थे, सऊद शकील यकीनी तौर पे जो एक प्रॉपर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का है आपके पास, तो वाई नॉट कि आप उसको ट्राई करें, क्योंकि T20 में वो बहुत टाइम लेते हैं, उस हिसाब से शायद वो सूट ना करते हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अब आ जाते हैं शान मसूद, वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मगर क्या शान मसूद जो हैं वो पांचवें नंबर पे अपने आप को सेटल कर पाएंगे, जहनी तौर पे भी एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आगा जो है वो भी ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने 50s भी की हैं, और मगर जब आपके पास दुनिया की बेहतरीन टीमें आती हैं ना, तो वहां पे मुझे लगता है कि जरा सा मुश्किल होगा, अपने कम तजुर्बे की वजह से आगा को प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा मैम, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ बॉलिंग लाइन स्ट्रेटेजी जो वर्ल्ड कप का जर्नी है और एशिया कप के हवाले से भी आपकी जरूर राय जानेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। जी बकर, हमने जिस तरह मैम आलिया से भी बात कर रहे थे, काफ़ी मसले हमें बैटिंग लाइनअप के अंदर अभी भी नज़र आ रहे हैं और मैचेस हमारे पास काफ़ी कम है, और अभी एक और हॉट टॉपिक भी डिस्कशन का बनता चला जा रहा है, वो एशिया कप है। आपको लगता नहीं है कि ये एक तो प्रिपरेशन के लिए बहुत थोड़े हमारे पास मैचेस हैं, और प्लस मिडल ऑर्डर का मसला तो अपनी जगह ही स्टैंड कर रहा है। आपने तो इफ्तिखार को इंक्लूड ही नहीं किया था। हारिस सुहेल आपको लगा कि वो कमोडिटी है, फिर सलमान अली कोई नहीं मिला तो आपने उनको नक कर लिया, हालांकि वो भी नॉर्मली टेस्ट स्क्वाड के ही पार्ट होते हैं। तो ये कैसे देखते हैं हमारा मिडल ऑर्डर? देखिए इरफान, छांटी तो होनी है, अभी भी हम देखें 17-18 रुकनी आपके पास स्क्वाड है इस सीरीज़ के अंदर भी, लेकिन जब आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो आपने 15 रुकनी स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप में जाना है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि स्क्वाड से बाहर होंगे, तो हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अब देखें प्लेयर लाइक शान मसूद, जिसको हमने T20 स्क्वाड में भी रखा, उसके बाद वनडे स्क्वाड में भी हम उसको कैरी कर रहे हैं, बट उसको मौका नहीं दे रहे, उसको हमने कहीं चेक नहीं किया। लेकिन वो ओडीआई में परफॉर्मेंस भी उनकी ऐसा जो T20 में नहीं आ रही जिस तरह वो टेस्ट के, हालांकि टेस्ट चांस मिलेगा तो आएगी ना। वर्ल्ड कप के अंदर आपके पास कुछ नहीं था, वो T20 के अंदर उसने आपको सहारा दिया था, उसने परफॉर्मेंस देके आपको फाइनल तक खड़ा किया था, और इवन के फाइनल का भी वो पार्ट थे। तो इसका मतलब कि उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है, और वो अपना टैलेंट और पोटेंशियल PSL के अंदर भी शो कर चुके हैं। रिजवान के साथ ओपनिंग करके उन्होंने 2 दफ़ा ऐसा हो गया कि उनकी टीम फाइनल खेल रही है। अच्छा, ये मैच की भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। 53 पे एक आउट है, थोड़ा सा आज पाकिस्तान स्लो खेल रहा है। महमूद साहब आप बताइए, ये कराची के स्पेक्टेटर्स को क्या हो गया? मैच ही नहीं देखने आते? वेदर का मसला है या उनका इंटरेस्ट PSL में तो बहुत ज़्यादा नज़र आया, बट इंटरनेशनल मैचेस में हमें कुछ खास तादाद नज़र नहीं आ रही? और वो सुस्ती का ढेर है। अच्छा, मैच देखने के लिए देखें, मैच दुनिया में कहीं भी हो, अबू बकर भी थे, मेलबोर्न कहीं हो, वहां पर एक बड़ा ना आपको हार्ड वो लेना पड़ता है, जाहिर बस सिक्योरिटी होती है, घर से निकलना पड़ता है, पार्किंग थोड़ी दूर होती है, लेकिन ये बड़े तवील अरसे से खासतौर पर कराची में ये चीज देखने में आ रही है कि एक्सपेक्टेटर्स नहीं आ रहे। जबकि अगर आप टिकट की शरह देखें तो 250 रुपए से लेके जो महंगा तरीन टिकट है वो 1000 रुपए का, मतलब 1000 रुपए या 500 रुपए, 250, 750 रुपए खर्च करके आप पाकिस्तान के स्टार को आप देख सकते हैं। लेकिन एक तो चूंकि मौसम भी गर्म है,
और बहुत कम मैचेस में होता है। और कराची का जो आप नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना की बात करें तो 35,000 कैपेसिटी है इसकी, जैसा कि बाजी में मुकम्मल तौर पे भरा हुआ नजर आता था, लेकिन एक बड़े अरसे से जो है अब यही हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुल्तान में बहुत ज्यादा होते हैं, इवन लाहौर में और पिंडी में जो मैचेस रहे वहां पर, रमजान में भी हमने देखा, और इस तरीके से कि एक्सपेक्टेटर्स जो आते रहे, लेकिन कराची में तमाशाइयों की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि मौसम भी गर्म है। लेकिन कराची का ऐसा लगता है कि जो क्रिकेट शौकीन बहुत हैं, लेकिन वो घर में देखने को प्रेफरेंस करते हैं। वहां से बहुत ज्यादा दूर है, सिक्योरिटी की वजह से, फिर ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मसाइल होते हैं, फिर यहाँ पर जो पार्किंग है वो जरा सी दूर है, तो लोग जो है उसके बायस भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से हो सकता है कि शाम ढलने के बाद, लेकिन लोग जो है वो, चूंकि मैच रात 10 साढ़े 10 तक चलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि मगरिब के बाद जो है कुछ तमाशा, लेकिन ताहाल जो है अभी तक तमाशाइयों की तादाद जो है बड़ी मायूस कुन है। और चले इसमें मैम आलिया से भी जरा ओपिनियन लेते हैं। मैम, आप भी बड़ा ज़्यादा फॉलो करती हैं, ये कुछ रीज़न नज़र आ रही है कि कराची के स्पेक्टेटर जो है ना वो मैच देखने नहीं आते। छोटे शहरों में, पिंडी की खास तौर पे बात करें, मुल्तान की बात करें, इवन लाहौर में भी अच्छी खासी तादाद हम देखते हैं। तो इसकी क्या वजह है? लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या हमें लगता है कि लीग क्रिकेट में फिर भी कुछ लोग आ जाते थे, इंटरनेशनल मैचेस में लोग अपना इंटरेस्ट छोड़ते चले जा रहे हैं? देखिए, ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। मैं तो कई ट्वीट्स कर चुकी हूँ इस बात के बारे में कि इशू ये नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इशू ये है कि आपने इंसेंटिव क्या देना है, अट्रैक्ट कैसे करना है लोगों को आने के लिए। कि आप कोई स्पेशल बसेस चलाएं, कोई बच्चों के लिए वहाँ पे स्टेडियम के बाहर कोई प्ले ग्राउंड हो, आपके पास खाने पीने का, पानी का बेहतरीन इंतजाम हो। आपको यानी लोगों का दिल तो चाहे ना कि वो आए स्टेडियम में, आए आके मैच देखें। T20 ने एक्चुअली, देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, और कराची में जो मैं अगर एक खास एंगल से देखती हूँ तो वहाँ पे मिडिल जो क्लास है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है। तो जो महंगाई का आलम है उसमें वो क्रिकेट के जो आशिकीन हैं, वो सही बात है कि वो कहेंगे कि टीवी के आगे बेहतर है कि हम बैठ के देख लें, बजाय इसके कि पेट्रोल इतना महंगा है, ये चीज़ें वो चीज़ें। ये थोड़ा सा फ़र्क है हमारे पंजाब की साइड से कराची के मुकाबले में ना। और यहाँ पे काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मार्केटिंग हेड हो या उनकी जो टीम है, उनका ये काम है कि उसको आप कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे लोग ना आए तो बड़ी मायूसी की बात है। कोई कॉन्सर्ट रखा जा सकता है ब्रेक के अंदर, कोई इस तरह का? कुछ भी, हाँ जी, 10,000 कई चीजें हैं। जी, मुझसे रब्ता करें, मैं उनको 10,000 आइडिया बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं बॉलिंग के हवाले से बात करने से पहले एक आपसे बड़ा हॉट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। भारत ने एक गेम कल खेली, उसने अपना एक स्टांस तो लिया ही हुआ था, हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते नहीं कि एशिया कप हो, और 5 मुल्की वो टूर्नामेंट की उन्होंने एक बात इनिशिएट कर दी है। अब इस पे डिस्कशन दोनों बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा एलामिया तो नहीं प्रॉपर आया, बट एक जब आपको पता है कि एक ऐसी बात होना शुरू करती है तो उसके पीछे कोई सदाकत भी होती है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी ज़रूर होती है। तो आप इस आइडिया को कैसे देखते हैं, और कैसे देख रही हैं कि क्या इसका बेस्ट मॉडल बन सकता है, और किस तरफ ये चीज़ जाके ख़त्म होगी? देखिए, मैं तो सीधी सी बात करती हूँ कि अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट्स के बीच में हैं तो ये गवर्नमेंट्स को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए। और ये जो एक बहुत अरसे से हम इस चीज़ का शिकार हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी वो बन चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, समझ में नहीं आता कि सिर्फ क्रिकेट को लेके ही वो कितना सीरियस क्यों है, क्योंकि शायद इसलिए कि सबसे ज़्यादा पैसे वो क्रिकेट से कमाते हैं। मगर ये ऐसी चीज़ है कि इसको हुकूमतों को बैठ के ही इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मुझे फिक्र तो इस चीज़ की है कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है 2 साल के बाद, तो हम तो अगर इसका मतलब है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी अगर अब एशिया कप नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों को तो आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी दी हुई है, तो कैसे वो फोर्स ही कर रहे हैं और किस तरह वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे? क्या ऐसा है कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो दोनों के बीच नेगोशिएशन करवा रहा है? वो क्या ऐसा है कि हालात सियासी लिहाज से ठीक हो जाएंगे, या हम सिर्फ इस आस पे बैठेंगे और बिल्कुल एट द 11th आवर क्या होगा कि वो किसी और मुल्क को वो दे देंगे? तो ये चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफदेह है, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है, कि आपको नहीं लगता कि आईसीसी की बाइंडिंग्स के तहत इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि एसीसी के अंदर तो इंडिया की ही चौधराहट नज़र आती है और तमाम तर वहाँ पर उनके चेयरमैन वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह भी इंडियन ही है। तो आईसीसी के अंदर कहीं इंडिया मजबूर होगा आने के लिए कि ये वहाँ पर भी स्टांस अपना सकता है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना? मेरा तो ख्याल है कि अगर आपकी सियासी लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं होंगी
तो ऐसा ही होगा कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं और फिर वही होगा कि आईसीसी इसको किसी और मुल्क में ले जाएगा। तो फिर हमें वर्ल्ड कप में जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें गरीब बोर्ड है, हमें पैसे आईसीसी से क्रिकेट खेलने के मिलते हैं, चलाने के मिलते हैं, पूरी ऑर्गेनाइज करने के मिलते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आईसीसी जो है वो 80% कमाई उसको बीसीसीआई करके दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जाना पड़ेगा। हम देखें, इस तरह से नहीं होता कि बच्चों की तरह हम रिएक्शन दे दें कि नहीं जी हम वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ये सियासी नारेबाजी नहीं है या कोई सियासी जलसा नहीं हो रहा। ये एक क्रिकेट बोर्ड है जो कि सरवाइव करता है उन पैसों के ऊपर जो आईसीसी आपको देता है। तो आईसीसी टूर्नामेंट पे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते, इसको तो आप वैसे ही भूल तो जाएं। फिर इंडिया कैसे करेगा 2025 के अंदर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी तो आईसीसी टूर्नामेंट है? तो मैंने अर्ज किया ना कि 80% उनका रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है। इंडिया से इंडियन आता तो बोर्ड वो, बहुत स्ट्रांग है। तो जब एक रियलिटी है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप प्लीज पॉलिटिकल बेसिस पे हमारी हुकूमतों को उस पर सोचना चाहिए। अभी हमारे गालिबन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका प्लान है आगे जाने का इंडिया, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को उस जगह लेके आना चाहिए, बात करनी चाहिए कि देखिए इससे कितना ज्यादा पाकिस्तान को लॉस है और दुनिया के उन लोगों को, अरबों लोगों को जो इन दोनों के बीच बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं, टेस्ट मैचेस सीरीज देखना चाहते अच्छा हैं। मैम, इसमें एक चीज़ अभी रिसेंटली आपने स्टांस या इंटरव्यू भी सुना होगा सेठी साहब का, उन्होंने कहा जी अप्रोक्सीमेटली 1 अरब के करीब अमाउंट बनती है। अगर एशिया कप लेट्स सपोज नहीं होता या कहीं और शिफ्ट होता है, वेन्यू चेंज होता है, तो हम वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि पीसीबी सिर्फ इसी के ऊपर बैठा हुआ है। रिगार्डलेस कि हमारी रिस्पेक्ट जो है और चैम्पियन ट्रॉफी बड़ा एम है, हम उस पर, या आवाम पूरी की पूरी आवाम क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो कहीं नहीं हम चाहेंगे कि उनको डेंट पहुंचे, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट हो। तो आपको लगता है ये स्टेटमेंट ठीक थी उनकी, या उनको थोड़ा अपने आप को कोई मॉडिफाई करना चाहिए, या जो स्टांस प्रीवियस रिजीम का था खासतौर पे रमीज राजा साहब का, वो भी बड़ा ब्लंट थे इस मामले के अंदर कि ये तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का कैसे देखते हैं आप एटीट्यूड को और इस चीज़ को लेके चलने के लिहाज से? देखिए सीधी सी बात है जी कि अगर चेयरमैन जो हैं वो ऐसे स्टेटमेंट ना दें तो फिर वो चेयरमैन नहीं ना कहलाते। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम नारेबाजी पे बिलीव करते हैं। हमारी फिलॉसफी जो है वो अमली इक़दामात पे नहीं होती। हमारी ये है कि हमें खुश करना पड़ता है लोगों को गुफ्तगू से, बातों से, चर्ब जुबानी से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हो जाते हैं ना लोग इससे कि वो फिर वो सीना ठोक के आ जाते हैं कि नहीं जी उन्होंने ऐ नहीं किया तो असी भी नहीं करांगे, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। तो परसेप्शन को समझने में बड़ा वक्त लग जाता है, लोगों को समझाने में। तो आप एशिया कप पे 1 अरब पे आपको लॉस होता है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन आप आईसीसी टूर्नामेंट पे नहीं कर सकेंगे। फिर उस चीज के लिए तैयार रहिएगा, वो सैंक्शन भी होंगी, सब कुछ होगा। एग्जैक्टली जब वो बैकलैश आएगा कि जी आपने तो ये कहा था कि आप इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, तो उसका क्या बना, तो फिर उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप ये कर नहीं सकेंगे। आपने बैन तो नहीं होना ना एज क्रिकेट बोर्ड, ऐसे ही है एज क्रिकेट टीम आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन तो नहीं होना। तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके ऊपर। मेरा ख्याल है इसको सॉर्ट आउट करना सियासी लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है मैम। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा बॉलिंग के लिहाज से, कहा जाता है कि पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। न्यूजीलैंड के 9 मेन प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें दोनों ओडीआई के अंदर 287 और 337 रन किए, और हमने देखा कि डेथ ओवर के अंदर हर एक को रन होते हैं, चाहे वो शहीन हो, हारिस रऊफ हो, एहसानुल्लाह भी हो। नसीम शाह ने तो कंपैरेटिवली T20 में अच्छी बॉलिंग नहीं की, बट ओडीआई में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बट हमने इन जनरल देखा तो बॉलिंग के काफ़ी रन होते हैं। स्पिनर भी देख लें हम, शादाब को भी रन हुए, नवाज को भी हुए। एक प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हमारा बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रहा है। तो आप कैसे देखती हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप इन्हीं कंडीशंस के अंदर होगा एशिया की, और बॉलिंग लाइनअप हमारी न्यू बॉल से तो ठीक रहती है, बाद में स्ट्रगल करती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी जो नई बॉल से तो शाहीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। एक तो शाहीन का फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फिट शाहीन जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं जी। और देखिए, क्योंकि एक आपकी मैच फिटनेस होती है ना, और एक आपकी जनरल फिटनेस होती है। तो मैच फिटनेस जिसमें आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो काम करती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अब शाहीन मतलब हम तो गेम के बड़े कम इल्म तालिब इल्म है ना,
मगर ये जो कोचेज हैं हमारे बैठे हैं, आई एम श्योर कि ये उनके साथ काम कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को भी देखते होंगे कि शाहीन को जब स्विंग नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जी और फ्रस्ट्रेट होके ना वो मुख्तलिफ वेरिएशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उस पर उनको मार भी पड़ती है। इसी तरह मैं बार बार ये कहती हूँ अपने चैनल पे भी कि देखें हारिस रऊफ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन हारिस रऊफ को सिर्फ ये समझना है कि खाली पेस कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह चाहे एहसानुल्लाह हो चाहे हमारे दूसरे नौजवान हो, आपको हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि शुरू में अगर हमें विकेटें नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और उसकी वजह से रन्स पड़ जाते हैं। फिर एंड में हमें अगर हम रन्स रोक नहीं सकते, अगर रिवर्स नहीं होता तो फिर हम थोड़े से फारिग हो जाते हैं। वहाँ बीच में यहाँ पे एंड के ओवर्स के लिए जमान खान मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एक ऑप्शन है हमारे पास। और प्रॉब्लम आपको आ रहा है बीच में, आपके स्पिनर्स भी विकेटें नहीं ले पाते, ठीक है, और रन काफी ठीक ठाक बाउंड्रीज उनको पड़ जाती हैं। और उसके बाद आपके जो पेसर हैं वो बड़े ऑर्डिनरी से लगते हैं, मिडिल ओवर्स में बड़े ऑर्डिनरी लग रही होती है पाकिस्तान की बॉलिंग ना। तो ये चीजें इनको एड्रेस करना अब तो जरूरी है। और खास तौर पे ये कि अगर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसी ही कंडीशन होंगी जैसे ऑलमोस्ट कराची की होती हैं, या स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, वहाँ पे बैटिंग ट्रैक और स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स अपने आप को कैसे अकोमोडेट करेंगे उन कंडीशंस में, इनको इस चीज़ के ऊपर किस लेंथ पे उनको काम करना चाहिए, किस लेंथ पे उनको विकेट्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा ख्याल है इसके ऊपर उमर गुल इस वक्त साथ हैं, वो यकीनी तौर पर काम कर रहे हैं। वो देखते हैं कि उमर गुल कैसे काम करते हैं और बॉलिंग लाइन कैसे काम करती है। मैम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। जी वो बकर, जैसे मैम मालियन से भी बात की हमने कि हमारी बॉलिंग का तो यही जाता है जी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रस्टी हो जाती है, कहीं ना कहीं इनको रन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने दोनों ओडीआईस के अंदर देखा, इवन लास्ट T20 के अंदर भी देखा कि आप 194 को डिफेंड नहीं कर पाए और सम हाउ आपका 12 से 13 रन की एवरेज रिक्वायर्ड थी, जो कि बड़े इजीली वो कर गए। और इसी तरह अभी हिटिंग जब होना शुरू होती है, एक टीमों ने इनके अगेंस्ट काम कर लिया कि इनके अगेंस्ट काउंटर अटैक करें, इनको अटैक करने के बाद ये वेवर्ड हो जाते हैं और वो वर्कआउट करता है। और न्यू बॉल से जिस तरह शाहीन भी अच्छे हैं, हारिस भी अच्छे हैं, नसीम भी अच्छे हैं, बट सेकंड पुरानी बॉल में या मिडिल ओवर में जाके कहीं ना कहीं फंसते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि हसन अली का पार्ट, मैं अगर उसमें एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि जो रोल हसन अली अदा करते थे और 3-4 साल जो उन्होंने किया जिसकी वजह से हमें सक्सेस ज़्यादा मिली, जब से वो गए हैं वो मिडिल ऑर्डर वाला जो प्रॉब्लम था, या शादाब भी विकेट लेते थे, ये दोनों का रोल बड़ा वाइटल था। शादाब की फॉर्म का ना होना और हसन अली का फिर बाहर हो जाना, उसका वो गैप फिल नहीं हो पाया। देखिए बॉलिंग यूनिट जब एज अ यूनिट काम करता है ना तो उसके रिजल्ट्स और होते हैं। अभी हमें बॉलिंग के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं। अगर हारिस रऊफ एक मैच में अच्छा कर देते हैं, एक मैच में नसीम शाह अच्छा कर रहे हैं, एक मैच में शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कर रहे हैं, बट मैडम आलिया भी यही बात कर रही थी कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिखाई देती है। और अब तो इवन डेथ ओवर्स के अंदर भी हमें वो एक जो बॉलिंग का जो एक पंच होता है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत यॉर्कर्स नहीं किए हमने T20 क्रिकेट के अंदर देखा कि बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स करके उनको डिसीव करने की कोशिश की, जिस पे हमें कॉस्ट की है। इसका मतलब कि हमें अभी तक समझ नहीं आई कि हमने मिडिल ऑर्डर के अंदर कैसे बॉल करनी है और डेथ ओवर्स के अंदर कैसे बॉलिंग करनी है। नो डाउट तमाम बॉलर्स बासलाहियत हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हमारा बॉलिंग लाइनअप है, बट ये कि अभी बहुत कुछ सीखना है। सानुल्लाह की बात करें तो वो बहुत यंग हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके पास नहीं है, लीग क्रिकेट से उठ के अभी वो पाकिस्तान की तरफ आए हैं। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टीम के ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, मुख्तलिफ कोचेस का काम करेंगे तो मजीद ग्रूम होते जाएंगे। बट प्रॉब्लम हमें आ रहा है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर, मिडिल ओवर्स के अंदर हम शादाब को देखें, वो बड़े ऑर्डिनरी बॉलिंग करें। हालांकि शादाब ने स्टार्ट अपने कैरियर का बड़ा ज़बरदस्त किया था और इनसे यही एक्सपेक्टेशन थी। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमने 50 ओवर्स की जीती हुई है जी। उसके अंदर शादाब खान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, उनका पार्ट हमें दिखाई देता था मिडिल ओवर्स के अंदर। लेकिन अब कहीं ना कहीं शादाब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नवाज भी इतने इफेक्टिव नहीं है जितना शुरू में थे और जितना खास कर T20 क्रिकेट के अंदर है। तो वनडे के अंदर हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें दोबारा से कहीं ना कहीं जो इमाद वसीम की फॉर्म लगी हुई है, जब प्लेयर की जिस तरह बैटर की फॉर्म होती है इसी तरह बॉलर की भी फॉर्म होती है, तो इमाद जिस तरह की फॉर्म के अंदर है हमें उसको कैश इन करना चाहिए। जिस तरह मेरा मानना यह है कि जैसे हम शुरू में शान मसूद की बात कर रहे थे, तो उनका जो साल डेढ़ का प्रीवियस फॉर्म वाला पीरियड था ना वो हमने वेस्ट कर दिया
उनको ना खिला के। नो डाउट। अब वो जब फॉर्म से नीचे आए हैं, थोड़ा सा कम हुई है, उस टाइम पे हमने उनको ऑड मैचेस खिलाए, उसमें भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। महमूद साहब, आप भी एक जरा काइंडली बताइए, पिंडी का तो हमें मालूम था कि कहीं ना कहीं 350 350 रन का टारगेट देगी जो टीम पहले खेलेगी, वो भी हमने देखा कि समहाउ सेफ नहीं था। कराची की जो कंडीशंस हैं और सर्कमस्टांसेस, जो वेदर का भी है, जो पिच का बिहेवियर है, आप क्या समझते हैं कि कितना टारगेट्स, एक ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी टीम सोच रही होगी थिंक टैंक और समझेगी कि ये सिक्योर टोटल है जिसपे हम सेफ है, और गिविंग सर्कमस्टांसेस के अंदर की जैसा चेज भी होता रहा इनको? जी, जैसे बाबर ने खुद कहा कि अगर यहाँ पर इस पिच पर 280 करने में कामयाब हो जाते हैं बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आपने जो एनालिसिस किया है, जो बॉलिंग का आप कह रहे हैं, वही ये प्रॉब्लम है कि हमारे इस वक्त जितने शादाब और हसन अली जिस तरीके से फिनिश करते थे वो नहीं है। तो अब सारे बॉलर ऐसा लग रहा है कि खुद अपनी एक सर्वाइवल की वो है। अब अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर 100% फिट नहीं है और वो जबरदस्ती खेले जा रहे हैं तो वो यकीनन प्रॉब्लम करेंगे। अभी भी देखें, आज वो खेलते हैं कि एहसान उल्लाह टीम का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से जब तक आपका एक पूरा कंबाइंड यूनिट नहीं होता, कि सबको पता है, जो माजी में अगर आप बाजी करीम में भी देखें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन थी वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रही थी। अब अगले मैच के बाद नसीम को नहीं पता कि मैंने अगले मैच में होना है, एहसानुल्लाह को नहीं पता कि मैंने ये मैच खेलना है, शाहीन कितने मैच खेलेगा, उसकी फिटनेस कितनी रहती। तो आपका जो बॉलिंग यूनिट है वो कंबाइन होकर सामने नहीं आ रहा है। और जो बॉलिंग यूनिट होता है जिसके अंदर आपके ये फ्लेवर होते हैं कि कोई राइट आर्म है, कोई लेफ्ट आर्म है, स्पिनर है, सारा यही जो है वो डिस्ट्रॉय करता है जो अपने अपोनेंट होते हैं। तो इस वक्त तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे, और जैसा कि आलिया ने भी निशानदेही की, वो बड़ी बेहतरीन चीज थी कि बॉलर आपका जो विकेट नहीं मिल रही होती तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन उसको सामने नजर आ रही होती है। अगर हारिस रऊफ की बात करें तो वो सिर्फ स्पीड से, टेक्निकली वो इन स्विंग आउट स्विंग इधर उधर वो बहुत ज्यादा नहीं जाते, वो सिर्फ उनका स्पीड पर रिलाय होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आपको, और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर गुल जैसा सीजन आदमी इनके साथ होती है, लेकिन उसको इन चीजों के ऊपर बताना होगा और टीम को आगे लेके बढ़ना होगा, तभी ये इनको आउट करने के काबिल हो सकेंगे, वरना ये प्रॉब्लम के शिकार रहेंगे। अच्छा महमूद साहब, ये बताइए कि जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात की जा रही है, जैसे पीसीबी ने भी कहा कि ये हमारी कड़ी है, ये सीरीज भी, आपको लगता नहीं है कि एक हमारा, जो मैंने अबू बकर से भी पहले बात की कि मिडिल ऑर्डर का मसला जो है वो काफ़ी स्वेयर है, और हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर में अभी प्रॉपर अभी यही नहीं मालूम किसको खिलाना। और अभी एंड में क्या हुआ कि जब हारिस रऊफ चले गए तो इफ्तिखार को तो चले मजबूरन हमने इंडक्ट किया, बट हम अब जो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो अब्दुल्ला शफीक पे कर रहे हैं, जो कि सब जानते हैं कि एक प्रॉपर ओपनर है, उनको हम कोशिश की जा रही है कि नंबर 4 पे डेवलप करें। तो आपको लगता नहीं कि अब ये 4 5 या 6 मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के रह गए हैं, इसके अंदर आपका नंबर 4 5 या 6 का मसला अभी भी अपनी जगह पे स्टैंड करता है? जैसा कि बिल्कुल देखें, परसों जो है वो रिजवान ने जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि मैं जी क्लब क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट से नंबर 4 पे खेलता रहा हूं, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो मुझसे कहे जाएंगे मैं खेल भी लूंगा। मतलब आप एक शिकवा भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके पास ऐसा भी नहीं है कि बंच ऑफ बैट्समैन नहीं है, आपके पास इतना ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ इकट्ठी हो चुकी है। अब आपको अपने मोहरे सही तरीके से बिठाने हैं। अब हर आदमी को जब आप डर खौफ देते रहेंगे, साइम अयूब यंग क्रिकेटर है, आप फौरन उसको जनाब, जैसे बाबर आजम को था कि जी कंपैरिजन शुरू किया, अब साइम अयूब को भी, ये हम अपने प्लेयर्स को खुद बिगाड़ देती इतना, अभी उनको खेलने दें। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड का काम है कि जो आपके पास बंच ऑफ प्लेयर्स हैं उनमें से लोगों को लें और एक तवील अरसा तक उसको चलाते रहें। देखिए, पुराने क्रिकेटर कहते थे कि अब्दुल्ला शफीक ये सो कोई भी क्रिकेटर हो, अगर उसको पता हो कि जी मैंने कंटिन्यूसली 5-7 मैच खेल लें। फखर जमान देखें, आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब वापस आए स्ट्रगल के बाद, तो उन्होंने उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही जो नंबर है वही उसी पे खेले तो वो रन्स भी करता है, ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।